नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं जहां पुलिस की टोपी और आई कार्ड के साथ व्यापारियों की दुकान पर जाकर ठगी करने का मामला सामने आया है। और ये ठगी करने वाला आम जनता को अपने टप्पेबाजी का शिकार बनाने वाले युवा गिरोह का पुलिस ने अब भांडाफोड़ कर दिया है। आपको बताते चलें कि पुलिस ने इस अंतर जनपदीय गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ इनसे पूछताछ की गई और उनके पास से चोरी की 11 बैटरी और 4 इन्वर्टर, 200 लीटर सरसों का तेल और गाड़ी जिसकी पहचान की जा रही है। और आपको बता दें कि अनुमानित कीमत इस गाड़ी की करीब 20 लाख बताई जा रही है और इसे सफलतापूर्वक पुलिस ने बरामद कर लिया है। आपको ये भी बता दें कि ये बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। शासन की मंशा के अनुरूप भयमुक्त अपराध और मुक्त अपराध बनाने के लिए प्रदेश को तत्पर है पुलिस। और इसी बीच औरैया जनपद से मामला सामने आया जहां पुलिस की बड़ी सफलता देखने को मिली है। चले औरैया से एक खबर सामने आ रही है जहां पर व्यापारियों से शिकायतें मिल रही थी और लगातार चोरी की वारदात हो रही थी इलाके में। और इसी को लेकर पुलिस ने सतर्कता के साथ पूछताछ की है और छानबीन शुरू की गई। लेकिन इसी दौरान पुलिस ने इस गिरोह को पकड़ लिया है और बताया जा रहा है इस गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। विगत दिनों कुछ बदमाश जो है वो दुकानों से कुछ सामान खरीदने के नाम पर खरीदते थे, उसको गाड़ी में भरवा लेते थे और उनको पैसा न देना पड़े और कोई ना कोई बहाना बना करके ये लोग सामान लेकर के चले जाते थे। ये आज मुखबिर की सूचना पर इनको थाना एरवा कटरा के देईपुर के पास एसओजी टीम और हमारी जो एरवा कटरा की टीम है उन्होंने इनको पकड़ा है। इनके कब्जे से ये 4 बदमाश हैं और अंतर जनपदीय गैंग है। इसमें सुशील यादव नाम का एक व्यक्ति है जो इनका सरगना है और उसी के संरक्षण में ये सब लोग अपराध करते हैं। इनके कब्जे से आज 11 बैटरी मिली है, 4 इन्वर्टर, 200 लीटर सरसों का तेल और 255 लीटर रिफाइंड तेल और 5570 रुपये। और जिन गाड़ियों से ये सब करते थे वो उसमें एक टाटा नेक्सन गाड़ी, एक वैगनार गाड़ी मिली है, जिनकी इनसे जो सामान बरामद हुआ है उसकी अनुमानित लागत लगभग 20 लाख रुपए है। ये अंतर जनपदीय गैंग है। इनके जो गैंग के सदस्य हैं वो एटा और फिरोजाबाद के रहने वाले हैं और इन्होंने बहुत सारे कई जनपदों में जो है इस तरीके की वारदातें की है, जिसमें प्रमुखतः बुलंदशहर, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, मैनपुरी आदि जगहों पर भी इन्होंने इस तरीके की टप्पेबाजी और ये सामान को जो है वो धोखे से ले जाके व्यापारियों को नुकसान पहुँचाया है। अभी विगत दिनों असल्ला में भी एक घटना हुई थी, उनको भी इन्होंने स्वीकार किया है। और खबर रायबरेली से है जहां पुलिस की मिलीभगत से खनन माफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं। यहां रात के अंधेरे में खुलेआम जेसीबी से डंपर से मिट्टी निकाली जा रही है और ये मिट्टी लाद कर खनन किया जा रहा है। दरअसल जेसीबी से मिट्टी डंपर में लादने का एक वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और वायरल होने के बाद इस वीडियो के पुलिस विभाग में खनन अधिकारियों ने चुप्पी साधी हुई है। बताया जा रहा है कि इन माफियाओं को पुलिस की शय दी गई है और तभी से ये काम पुलिस के नाक के नीचे खुलेआम किया जा रहा है। और अब कहा यह जा रहा है कि इस पूरे मामले में लगाम लग सके इसके लिए कार्रवाई की जा रही है। और अब करेंगे अगली खबर रायबरेली से है जहां जनपद में खीरो थाने में अवैध शराब का धंधा और कुटीर उद्योग की तरफ फल फूल रहा है। आम इंसानों की जिंदगियां सस्ती लगने लगती हैं और सरकार कानून व्यवस्था चाक चौबंद करने के दावे करती है, लेकिन पुलिस उन दावों की हवा निकाल देती है। खीरो थाना क्षेत्र के अंतर्गत दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां अवैध शराब का धंधा चल रहा है और पुलिस की सरपरस्ती में फल फूल रहा है।
खुलेआम बाजारों में अवैध कच्ची शराब बेची जा रही है, जिसे पीने के बाद लोगों की जिंदगियां और घर तबाह हो रहे हैं। ये मामला पूरे चौधराइन मजरे बरौला गांव की बाजार का एक मामला है, जहां पर वीडियो वायरल हुआ है और इस बाजार का ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जो आपको भी हम दिखा दें कि यहाँ पर खुलेआम लोग शराब बना रहे हैं और उसका सेवन किया जा रहा है। वीडियो में कुछ महिलाएं हैं जो लेटकर बड़े ही तसल्ली से निडर होकर अवैध शराब की बिक्री कर रही हैं। तलब बुझाने के लिए कई लोग उनके पास आए और कच्ची शराब यहां से खरीदी जाती है। लगातार यहां लोग शराब पीते हुए भी देखे जा सकते हैं। इस वीडियो में एक होमगार्ड भी अपनी लंबत शांत करते हुए देखा जा सकता है। आपको बता दें कि वायरल वीडियो से साबित हो रहा है कि पुलिस की सेटिंग से कच्ची अवैध शराब का जो कारोबार है वो चलाया जा रहा है। थाना क्षेत्र के कलुआ खेड़ा, पृथ्वी खेड़ा और पाहो धुरई, महारानीगंज समेत कई दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां पर अवैध शराब बनाई जा रही है। दर्जनों ही बाजारों और कुछ दूर दराज के सुनसान इलाकों में इसकी बिक्री की जा रही है। पर बड़ा सवाल ये कि पुलिस चाहे तो इस सब का पता लगा सकती है। पुलिस से सवाल भी बनता है कि क्योंकि खीरो पुलिस योगी सरकार को चुनौती दे रही है। और उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से दर्दनाक घटना सामने आई है। तो वहीं केवटली गांव में रिसाव से गैस सिलेंडर में आग लग गई और आग की चपेट में आकर दंपति और उनके बच्चों समेत 5 लोग झुलस गए हैं। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मां और बेटे समेत 3 लोगों ने वहीं दम तोड़ दिया और एक व्यक्ति और उसके 3 साल के बेटे की हालत गंभीर बताई गई। इस घटना से गांव में मातम पसर गया है। साथ ही महाराजगंज थाना क्षेत्र के केवटली गांव निवासी की पत्नी नीलम अलसुबह ही रिहायशी छप्पर में बने रसोई घर में दूध गर्म करने गई थी। बताया जा रहा है कि उसी छप्पर में उसके 2 बच्चे और पति सो रहे थे, लेकिन जैसे ही माचिस जलाई गई, सिलेंडर ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते आग छप्पर तक पहुंच गई और आग तेजी के साथ धधकने लगी है और इसी बीच महिला तुरंत वहां से भागी और मदद के लिए गुहार लगाई गई, लेकिन दोनों उस वक्त परेशान हुए और पति और दोनों बच्चे आग में घिरे हुए थे। उन्हें बचाने के लिए महिला अंदर दाखिल हुई और वो भी आग में घिर गई। घर वालों का शोर शराबा सुनकर, घर से उठते धुएं को देखकर आसपास के लोगों की भीड़ उठी और इसी दौरान पुलिस को भी सूचना दी गई। छप्पर को किसी तरह से तोड़कर आग में फंसे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया गया। मौके पर जुटे ग्रामीणों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया गया और अंदर फंसे पति पत्नी समेत दोनों बच्चों को बाहर निकाला गया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से झुलसे लोगों को स्थानीय सीएचसी पहुंचाया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए उन्हें रेफर कर दिया। और यूपी के चंदौली में पुलिस मुठभेड़ में 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को आरोपी के पास से एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ। इस मुठभेड़ के दौरान बदमाश की फायरिंग में सगडिल्हा थानाध्यक्ष बाल बाल बचे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस के मुताबिक आरोपी 2016 में हत्या की घटना को अंजाम देकर फरार चल रहा था। पिछले कुछ सालों से ही छोटी मोटी चोरी की घटनाओं को उसने अंजाम दिया और इसी बीच पुलिस के मुताबिक साल 2016 में ही सकलडीहा थाना क्षेत्र के अमारवल गांव निवासी गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में वांछित आरोपी भारती की पुलिस को तलाश थी। इधर बीच सकलडीहा थाना क्षेत्र के कई गांव में चोरी की घटनाओं की बाढ़ आ गई। पुलिस लगातार इस मामले का खुलासा करने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से खबर मिली कि दुर्दांत बदमाश किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इसी बीच मुखबिर की सूचना के आधार पर सकलडीहा कोतवाली पुलिस ने धनौरा गांव के पास घेराबंदी कर दी और इस दौरान जब यहां से निकले तो पुलिस ने इस आरोपी को घेराबंदी करने की कोशिश की। पुलिस को देखते ही संतोष भारती ने भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में कोतवाल बाल बाल बचे हैं और इसी के बाद पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। पुलिस को उसके पास से इस दौरान एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी और मृतक से उसने जमीन के लिए 60,000 रुपए दिए थे, लेकिन महेश ना तो जमीन दे रहा था और ना ही पैसे वापस कर रहा था। पैसे वापस मांगने पर वो उसके साथ गाली गलौज और मारने की धमकी दे रहा था। इसी से तंग आकर संतोष ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया।
पिछले 6 साल से वो छोटी मोटी वारदातों के जरिए अपना जीवन यापन कर रहा था। और दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इसमें कहा गया है कि 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक दिल्ली में भारी से मध्यम बारिश और आपको बता दें भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसी बीच पिछले कई सालों से राजधानी दिल्ली में सर्दियों के मौसम में प्रदूषण की समस्या विकराल हो जाती है। साथ ही ठंड के मौसम में इससे और भी ज्यादा इजाफा हो जाता है। ऐसे में अब दिल्ली वासियों को सांस संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इस साल की आगामी सर्दियों के मौसम में प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक दिल्ली में मध्यम और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। और उत्तराखंड में बारिश की दस्तक के बाद राज्य में मौसम सुहाना बना हुआ है। इसी के साथ ही गढ़वाल हिमालय के ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में मंगलवार को बर्फबारी के नजारे देखने को मिले, जबकि निचले इलाकों में गरज के साथ बौछारें पड़ी हैं। हेमकुंड साहिब में लगभग 1 से 2 फीट गहरी बर्फबारी के बाद यात्रा को रोक दिया गया, जो कि मौसम साफ होने के बाद वापस खोल दी जाएगी। पिछले 24 घंटों में राजधानी देहरादून समेत उत्तराखंड के अधिकतर स्थानों पर बारिश देखने को मिली है। तो वहीं यमकेश्वर, जोशीमठ, रामनगर और मुक्तेश्वर में भी यही हाल रहा। पौड़ी गढ़वाल में 50 मिलीमीटर बारिश देखने को मिली और क्षेत्रीय मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया है कि आने वाले दिनों में बारिश कम हो जाएगी। 22 जून से 25 जून के बीच पूरे उत्तराखंड में शुष्क मौसम बना रहेगा। और इसी बीच विक्रम सिंह ने आगे ये भी बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में मंगलवार को बिजली गिरने के साथ साथ तेज बारिश होने की संभावना है। कहा यह भी गया कि अधिकतर इलाकों में शनिवार तक शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि 26 जून से मौसम एक बार फिर से बदल जाएगा और बारिश तेज हो जाएगी। दूसरी ओर हेमकुंड साहिब में भी लगभग तेज बारिश हुई और तेज बर्फबारी भी, जिसके बाद से जिलाधिकारियों ने अस्थायी रूप से यात्रा को रोक दिया है, जो कि मौसम साफ होने के बाद एक बार फिर से शुरू की जाएगी। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्यातों और उद्योग जगत के लिए अपने दीर्घकालिक निर्यात लक्ष्य तय करने को कहा। उन्होंने साथ ही साथ निर्यातकों को सरकार को जरूरी सुझाव देने के लिए भी कहा है, ताकि इन लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। उन्होंने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन करने के मौके पर ये बात कही है। पीएम मोदी ने कहा है कि सरकार के कारोबार और कारोबारी सुगमता के लिए 32,000 से अधिक अनावश्यक अनुपालकों को खत्म कर दिया जाएगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वैश्विक व्यवधानों के बावजूद भारत का कुल निर्यात पिछले वित्त वर्ष में 670 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। ये आंकड़े इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि विकासशील देश को विकसित राष्ट्र बनाने में निर्यात महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मोदी सरकार ने कहा है कि नए वाणिज्य भवन से व्यापार, वाणिज्य और एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े लोगों को काफी फायदा होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने एक नए पोर्टल का भी शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि निर्यात पोर्टल सभी हितधारकों को महत्वपूर्ण आंकड़े बिना किसी विलंब के मुहैया कराएगा। पोर्टल का नाम निर्यात है और इस पोर्टल के जरिए हितधारकों को एक जगह पर भारत के विदेश व्यापार से संबंधित सभी जरूरी जानकारियां मिल सकेंगी। इंडिया गेट के पास बने एक परिसर में स्मार्ट इमारत के रूप में उसे डिजाइन किया गया है, जिसमें ऊर्जा की बचत पर खासतौर से ध्यान दिया गया। इस भवन का इस्तेमाल मंत्रालय के 2 विभाग, वाणिज्य विभाग और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग करेंगे। और करेंगे अगली खबर की ओर। बिहार के सहरसा में जान पर खेलकर चोरी करने वाले चोरों की करतूत ने पूर्णिया जा रहे कोसी एक्सप्रेस में इमरजेंसी ब्रेक लगवा दी है। ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लगने से यात्रियों की जान सांसद में फंस गई। बता दें आपको कि इस दौरान रूट पर चोरों ने रेलवे ट्रैक से करीब 350 मीटर ओवरहेड तार चुरा लिए। ट्रेन आती देखकर चोर जितना तार समेट कर भाग निकले, लेकिन कुछ लटकती हुई तार छोड़ गए, जिसमें कोसी एक्सप्रेस का इंजन फंस गया है। सहरसा से पूर्णिया कोर्ट की ओर जा रही कोसी एक्सप्रेस ट्रेन, उसके इंजन में बुधवार की देर रात को ओवरहेड बिजली का तार फंस गया।
बता दें आपको, कृत्यानंद नगर पूर्णिया कोट के बीच यह हादसा हुआ है और ट्रेन के लोको पायलट के तेज आवाज के बाद इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोका गया। इससे ट्रेन के अंदर मौजूद यात्रियों में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। हालांकि बड़ा हादसा होते होते टल गया। इस वजह से सहरसा पूर्णिया कोट रूट पर करीब 3 घंटे तक ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा है। बताया जा रहा है कि किसी चोर ने बिजली के तार को काट दिया था। इससे ट्रैक से गुजर रही कोसी एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन में वो तार फंस गया और जानकारी मिलते ही तुरंत एईई श्रवण कुमार ने सहरसा से टावर वैगन को भेजा और वैगन के पहुंचने से रेल इलेक्ट्रिक विभाग के तकनीकी कर्मियों ने चोर द्वारा काटे गए ओवरहेड बिजली के तार को हटाकर दुरुस्त किया है। इसी वजह से देर रात को कोसी एक्सप्रेस ट्रेन वहीं खड़ी रही और ट्रेन फिट मिलने के बाद चली है कोसी एक्सप्रेस, जिसके बाद देर रात को वो पूर्णिया पहुंची। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि ट्रेन का पूर्णिया पहुंचने का जो नियत समय था वो 11:54 था। और ईडी के मुद्दे को पीछे छोड़कर अब प्रदेश कांग्रेस अग्निपथ पर आगे बढ़ेगी। इसी संबंध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रदेश कांग्रेस कमेटी को निर्देश दिए गए। साथ ही साथ इस मुद्दे पर अब पार्टी प्रदेश भर में 27 जून को सत्याग्रह आंदोलन करेगी। इस संबंध में एआईसीसी की ओर से दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो कि 23 जून को ईडी में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की पेशी, अग्निपथ योजना और आने वाले दिनों में राष्ट्रपति पद पर होने वाले चुनाव के संबंध में प्रदेश कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को दिल्ली बुलाया गया था। एक दिन पहले ही मंगलवार को भी विधायक मदन बिष्ट, खुशहाल सिंह अधिकारी और राजेंद्र भंडारी समेत मयूख महर को छोड़कर सभी विधायक दिल्ली पहुंच गए। इनके अलावा प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, सांसद प्रदीप टमटा की भी दिल्ली में मौजूदगी दिखी। इस दौरान एआईसीसी दफ्तर में वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने अपने संबोधन में प्रदेश के तमाम नेताओं से ईडी के मुद्दे को छोड़कर अग्निपथ योजना पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नेता इस योजना के विरोध में उतरकर युवाओं का नेतृत्व करें और इस योजना की खामियां जनता तक पहुंचाएं। इसके अलावा आने वाले दिनों में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के संबंध में भी पार्टी नेताओं से एकजुट रहने के लिए कहा गया है। सभी विधायकों से इस संबंध में शपथ पत्र भी भरवाए गए। और साथ ही आपको बताते चलें कि प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व से मिले मार्गदर्शन के अनुसार पीसीसी अग्निपथ योजना के विरोध का खाका तैयार किया जाएगा। सबसे पहले 27 जून को सत्याग्रह आंदोलन के जरिए केंद्र सरकार को चेताने का काम किया जाएगा। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।